बम्पर जीत, टेंशन में पाकिस्तान। बिहार के नतीजे आए। बिहार के नतीजे की बात न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हो रही है। वो तस्वीरें आपको दिखाऊं और पाकिस्तान में क्या बात हो रही है उससे पहले एक और तस्वीर देखिए। नीतीश कुमार आज पहुंचे गांधी मैदान जहां शपथ हो रही है, उसकी तैयारियां देखने, तैयारियों का जायजा लेने। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नीतीश गांधी मैदान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। 20 तारीख को शपथ है, इसलिए गांधी मैदान का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए। और कहां मंच बनेगा, कहां कुर्सियां लगेंगी, कहां मेहमान बैठेंगे, कहां वीआईपीज बैठेंगे, ये सारी जानकारी नीतीश कुमार ने ली। अब देखिए जरा, आपने सुन लिया पाकिस्तान में क्या बात हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया इस जीत की बात कर रही है। पूरी दुनिया के अखबारों में छप रहा है बिहार की जीत। देखिए क्या छप रहा है, ये आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, एनडीए की बंपर जीत दुनिया में चर्चा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नीतीश कुमार की शानदार जीत बताया है इस जीत को। अखबार ने चुनाव से पहले मतदान सूची में हुए बदलाव का भी जिक्र किया है। लॉ एंड ऑर्डर और महिला आधारित योजना से नीतीश की छवि मजबूत हुई है, यह कहना है। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने नीतीश की बाइडेन से तुलना कर दी है। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार भारत के जो बाइडेन में बदल गए थे। उन्हें भाषणों के लिए मंच पर तो लाया जाता था, लेकिन बाकी समय वो सहयोगियों के घेरे में रहते थे, जो बोलने में उनकी भूल चूक, सूनी निगाहों और याददाश्त गिरने से चिंतित रहते थे। नीतीश समर्थक उनकी सेहत पर चर्चा को भी अपमान मानते हैं। नीतीश को वोट ना देना तो दूर की बात है। ब्लूमबर्ग के लेख में महिलाओं को पैसे देने का जिक्र किया गया है। आखिरी वक्त में लाखों महिलाओं के बैंक खातों में पैसा जमा किए गए। इसके बाद नीतीश फिर से सत्ता में लौट आए। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, बिहार की जीत मोदी के लिए क्यों अहम है। इस जीत को केंद्र सरकार को मजबूती देने वाला बताया है। केंद्र की सरकार क्षेत्रीय दलों के समर्थन से चल रही है। अगले 2 साल में बंगाल, यूपी, असम में चुनाव होने 2029 से पहले वो राजनीतिक रफ्तार हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक विश्लेषक नजम सेठी ने कैंपेन की सराहना की है कि बीजेपी ने पहली बार इसे मुद्दा आधारित चुनाव बनाया है। इन्होंने महंगाई की बात की है, पैसे बांटे हैं, लोगों को सुविधाएं दी हैं। पाकिस्तान सरकार को भी बिहार मॉडल से सीखने की सलाह दी गई है। यह दुनिया में बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ शपथ की तैयारी हो रही है जोर शोर से। गांधी मैदान में शपथ के दिन कब बचे हैं और भव्य समारोह की तैयारी है। इसलिए देखिए जरा, दूसरे नेता भी पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम भी पहुंचे गांधी मैदान। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सोफे लग चुके हैं। जो वीवीआईपीज आएंगे उन्हें आगे सोफे पर बैठाया जाएगा। बाकी जो सामान्य कार्यकर्ता नेता होंगे उनके लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। बड़ा पंडाल लगा दिया गया है, कारपेट खड़ी हुई है और प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। आज खुद नीतीश कुमार के साथ देखिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे, उनके साथ विनोद तावड़े भी थे, गांधी मैदान पहुंचे। और इन तैयारियों के बीच एक अच्छी तस्वीर आई है, और वो अच्छी तस्वीर है नीतीश कुमार की उनके सुपुत्र निशांत के साथ। पिता की जीत के बाद पुत्र ने बधाई दी है। निशांत अमूमन सुर्खियों से दूर रहते हैं, निशांत खबरों से दूर रहते हैं, मीडिया कैमरों से दूर रहते हैं, बयानों से दूर रहते हैं, लेकिन पिता के लिए ये जीत बड़ी है और बेटे के लिए उससे भी बड़ी है। क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी जीत नहीं होगी, नीतीश कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन बंपर और बड़ी जीत हुई, तो नीतीश के बेटे निशांत उन्हें बधाई दे रहे हैं गले लगाकर। अब देखिए जरा शपथ की महातैयारी कैसे हो रही है। बिहार के नए सीएम की शपथ को लेकर तैयारियां जारी हैं। पटना के गांधी मैदान में तैयारी चल रही है इस वक्त। कल एनडीए के विधायकों की पटना में बैठक होनी है। नवनिर्वाचित विधायक नेता का चुनाव करेंगे। नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। इसके बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। सीएम नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा लिया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी सहित कई दिग्गज नेता शामिल होंगे।
बीजेपी ने इस बैठक के लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इससे पहले दिल्ली में कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई। जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह और संजय झा दिल्ली पहुंचे, बैठक में शामिल हुए। नीतीश के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी कोटे से ही होंगे। सम्राट चौधरी के साथ किसी और को मौका मिल सकता है। स्पीकर की रेस में प्रेम कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। प्रेम कुमार गया टाउन से 9वीं बार विधायक बने। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में प्रेम कुमार शामिल है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। ये परम सौभाग्य, बिहार की जनता का अभिनंदन। मैंने तो बोला ही था, दिल्ली से पटना में भी बोला था, ये जीत ऐतिहासिक है। जो लोग कहते थे कि बिहार जातियों में बटा हुआ है, उस बिहार ने जाति से आगे जाकर दिखाया है कि बिहार क्या है। इस तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्यमंत्री सहित सब लोग ओथ लेंगे। एनडीए की सरकार जहां जहां है वहां से उनके प्रतिनिधि सभी लोग आएंगे और बाकी बिहार की जनता होगी, तो सब लोगों के समक्ष शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। अलग अलग बैठकें हो गई है, जदयू की बैठक हो गई है, भाजपा की बैठक हो गई है और सम्मिलित बैठक 19 को संभवतः होगी और उसी में नेता चुने जाएंगे एनडीए का। जैसा कि सुन रहे हैं कि 20 तारीख को होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी समय दे रखा है। चर्चा चल रही है कि इस बार आपको बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी आपको देने जा रही है, कैसे निभाएंगे? वैसे इसकी जानकारी मुझे है नहीं। अभी तक पार्टी के द्वारा संगठन में, सरकार में जो जिम्मेदारी दी गई है, हम उस पर खरे उतरने का प्रयास किया। और अब बात बिहार चुनाव में उनकी, जिनकी बात पूरा देश कर रहा है, उनका हुआ क्या और वो गए कहां। बात प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर कहां गए नतीजों के बाद कुछ पता नहीं था, लेकिन आज प्रशांत किशोर सामने आए। अगली तस्वीर देखिए, प्रशांत किशोर आज सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी सवालों के जवाब दिए। कहा जा रहा था क्या प्रशांत किशोर संन्यास ले लेंगे, तो देखिए करारी हार पर प्रशांत किशोर ने माफी मांगी। क्या हुआ, बिहार चुनाव में हार के 4 दिन बाद प्रशांत किशोर सामने आए। चुनाव में पीके की पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी। 238 में से 236 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके। अब इस हार को लेकर प्रशांत किशोर ने माफी मांगी। पीके ने कहा प्रायश्चित के लिए सामूहिक मौन उपवास करेंगे। 20 नवंबर को प्रशांत किशोर एक दिन का मौन व्रत भी रखेंगे। हार की वजहों को लेकर प्रशांत किशोर ने चर्चा की। बिहार की जनता को नहीं समझ सका, जाति धर्म की राजनीति नहीं की, व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब नहीं रहे, लेकिन राजनीति बदलने में कुछ कामयाब जरूर रहे, कुछ कमी जरूर रही होगी। 100% जिम्मेदारी मेरी है, प्रशांत ने कहा। पार्टी की हार की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने स्वीकार की। प्रशांत किशोर ने कहा वो बिहार नहीं छोड़ने वाले, बिहार में ही रहूंगा और दोगुनी ताकत से लड़ूंगा। नीतीश पर पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप लगाया। पहली बार किसी चुनाव में 40,000 करोड़ खर्च करने का वादा किया गया। हर विधानसभा में करीब 60,000 लोगों को 10,000 रुपया दिया गया। साथ ही 2 लाख रुपए का लोन देने का वादा किया गया। आंगनबाड़ी, आशा, प्रवासी मजदूरों को 29,000 करोड़ बांटा गया। जाति धर्म के आधार पर बांटने का गुनाह नहीं किया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है। मैं बिल्कुल कैमरे पर आपसे मान रहा हूं कि मुझे नीतीश कुमार, लालू जी, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी जैसे धुरंधर नेताओं की तरह बिहार की समझ नहीं है। मुझे नहीं समझ है कि बिहार को जातियों के आधार पर कैसे और बांटा जाए। मुझे ये समझ नहीं है कि 10,000 रुपया देकर कैसे वोट और खरीदा जाए। जिनको समझ है वो लोग जीत कर आए हैं और उनको सत्ता मुबारक हो और बिहार की जनता को वो लोग मुबारक हो। अब बिहार में एक और लड़ाई चल रही है। बिहार में परिवार की लड़ाई, तेजस्वी और रोहिणी की लड़ाई। रोहिणी ने आज एक के बाद एक कुछ और पोस्ट किए और उस पोस्ट में कुछ और आरोप लगाए। तस्वीर आप देख रहे हैं, रोहिणी ने पोस्ट किए। रोहिणी के साथ साथ तेज प्रताप ने भी पोस्ट किए। रोहिणी ने एक ऑडियो भी जारी किया है।
सुनिए जरा रोहिणी उसमें क्या कह रही है। हिसाब किताब मेरा रखे हैं कि हम कितना बार अपने माँ बाप के घर में जाते हैं। इस बेटी का जिम्मा लालू यादव राबड़ी देवी लिया है और कितना बार हम अपने मायके में आके बैठते हैं, जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। आपकी तरह घटिया आदमी नहीं है, समझे। शादीशुदा औरत लोग का क्या काम है ये तो आप बहुत अच्छा से बता दिए। मायके में नहीं बैठना चाहिए। आप ये क्यों नहीं पूछे कि शादीशुदा औरत का हिम्मत कैसे हुआ अपने बाप को किडनी देने का, बताइए। बेटा का है नहीं दिया। रोहिणी ने दरअसल एक पत्रकार को फोन किया था, जिसमें पत्रकार ने कहीं बोला था कि रोहिणी को अपने घर रहना चाहिए था। उस पर रोहिणी पूछ रही थी पत्रकार से सवाल। देखिए हुआ क्या। आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में घमासान जारी है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर एक्टिव है। रोहिणी आचार्य ने पत्रकार के साथ बातचीत का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में वो पत्रकार को जमकर खरी खोटी सुना रही। वो पत्रकार से पूछती हैं, क्या आप ये हिसाब किताब रखे हैं कि मैं अपने मां बाप के पास कितना आती जाती हूं। इस वीडियो में रोहिणी का गला बैठा हुआ लग रहा है। ऐसा तब होता है जब बहुत ज्यादा रोया हो कोई या बहुत जोर से चीख कर बोला हो। वो भर्राई हुई आवाज में अपनी बात कह रही। रोहिणी ने पत्रकार से पूछा, आपने ये बता दिया कि शादीशुदा औरतों का क्या काम है। आपकी हिम्मत ये पूछने की क्यों नहीं हुई कि शादीशुदा औरत की हिम्मत कैसे अपने बाप को किडनी देने की, बेटे ने किडनी क्यों नहीं दी, ये रोहिणी आचार्य आपसे पूछ रही है। इस पर पत्रकार ने कहा आप क्रोध में हैं। इस पर रोहिणी ने कहा वो क्रोध में नहीं है, सवाल पूछ रही है। अब देखिए तेज प्रताप ने कहा, रोहिणी के बड़े भाई तेज प्रताप ने भी इस मामले पर बयान दिया। तेज प्रताप पहले दिन से ही रोहिणी आचार्य के समर्थन में। तेज प्रताप ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार सरकार से अपील की है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के मानसिक उत्पीड़न की आशंका जताई। तेज प्रताप ने इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। कल आरजेडी की बैठक में लालू ने भी रोहिणी मामले पर बयान दिया। लालू ने विधायकों से कहा यह हमारे घर का मामला है, सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं, हम घर में ही इसे सुलझाएंगे, मैं इसे निपटाने के लिए वहां मौजूद हूं। तेजस्वी ने कहा, आरजेडी बैठक में तेजस्वी ने भी इशारों में रोहिणी का जिक्र किया। उन पर किसी का टिकट काटने का दबाव डाला गया था। यानी तेजस्वी कह रहे थे कि क्या रोहिणी ने किसी का टिकट काटने का दबाव डाला था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तेजस्वी ने मौजूद पार्टी विधायकों से पूछा, मैं क्या करूं, पार्टी देखूं या फिर परिवार। सुनिए अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। लालू यादव की आरजेडी पार्टी नहीं थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। वो एनपीए हो गया, डिफॉल्टर हो गया और परिवार में इसीलिए कोहराम हो रहा है। किसके कारण डिफॉल्टर हुआ। जो भी घटना रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है, जैसा कि वो बोल रही हैं और पोस्ट कर रही हैं मीडिया में, वो बहुत घृणित चीज है। एक तरफ वो कहते थे कि माई बहन योजना चलाएंगे और दूसरी तरफ अपने के यहाँ बहन को तिरस्कृत करके वो चला दिए। तो बिहार की जनता ने अच्छा किया, पहले ही समझ लिया था कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी बोलते हैं कुछ और करेंगे कुछ, इसलिए उनको लोग नकार दिया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली धमाकों से जुड़ी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने जावेद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली धमाके के बाद टेरर फंडिंग को लेकर जांच हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक की, जावेद सिद्दीकी इनका नाम है। ईडी ने आज अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने 48 लाख रुपए नगद, कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज जब्त किए। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी हुई और ट्रस्ट में आने वाला पैसा परिवार की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मुख्तार के बेटे की शादी और वीआईपी मेहमान पहुंचे उसमें। तस्वीर में आपको दिखाऊं, मुख्तार की ये परिवार है। ये बड़ा बेटा उमर जो जेल में था और ये छोटा बेटा ये अब्बास है और ये उमर है। अब्बास जेल में था और उमर भी जेल में था। अब मैं आपको दिखाऊं शादी की तस्वीरें। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है शादी की तस्वीरें जिसमें अब्बास अंसारी, उमर अंसारी नजर आ रहे हैं, मुख्तार के सुपुत्र। अब देखिए शादी में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं
और दूसरे बड़े नेता पहुंचे। आप तक मैं पूछूंगा ही नहीं, आप तो अपने बॉस के साथ चल गए। इमरान प्रतापगढ़ी को आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये एक और तस्वीर है कि असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर आप देख रहे हैं उमर के साथ। बहारें ही छाएं, ये खुशियां ही पाएं कि शादी है मेरे यार, अभी ये जाएं। तो माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का रिसेप्शन दिल्ली में हुआ। उसमें एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई बड़े नेता पहुंचे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने भी इसमें शिरकत की। रिसेप्शन में आए मेहमानों का स्वागत अफजाल अंसारी ने किया। अफजाल अंसारी मुख्तार के भाई और गाजीपुर से सपा के सांसद हैं। रिसेप्शन में बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी मौजूद थे। उमर का निकाह 15 नवंबर को दिल्ली के अशोक लॉन में हुआ था। निकाह में उमर पत्नी को पिता की फोटो दिखाकर भावुक भी हुए। वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें मुख्तार की फोटो वो अपनी पत्नी को दिखा रहे हैं। फरार होने की वजह से उमर की मां अफशा शामिल नहीं हो पाई। उमर अंसारी के निकाह के आयोजन को बेहद निजी रखा गया था। यहां तक कि मेहमानों को भी शादी की बात बताने से मना किया गया था। जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो निकाह की बात सामने आई। उमर मां के फर्जी साइन केस में 30 अक्टूबर को जेल से रिहा हुए थे। 3 अगस्त को उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी को जमानत दे दी। अब देखिए जरा उमर की इस शादी के कार्यक्रम में कौन कौन से सियासतदान पहुंचे थे। यह है मुख्तार के बेटे की शादी और मेहमानों में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वकील कपिल सिब्बल, असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, सांसद कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पहुंची थी। साथ ही संभल के सांसद बर्क पहुंचे थे। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रिया सरोज सांसद समाजवादी पार्टी की, वो पहुंची। एसपी के सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे थे और ओसामा शहाब जो कि आरजेडी के विधायक हैं, सीवान से चुने गए, वो पहुंचे थे। ये लोग पहुंचे थे शादी में, लेकिन मुख्तार की पत्नी और उमर की मां शादी में नहीं पहुंची क्योंकि उन्हें यूपी पुलिस ढूंढ रही है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की शादी हुई लेकिन मां अफसा अंसारी निकाह में मौजूद नहीं रही क्योंकि उन पर 1 लाख का इनाम है और वारंट भी जारी है। जनवरी 2023 में अफशा पर गैंगस्टर एक्ट लगा था, तभी से फरार चल रही है। यूपी पुलिस तलाश में जुटी है। पति मुख्तार की मौत पर अफशा सामने नहीं आई। गाजीपुर मऊ की पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है। गैंगस्टर एक्ट में अफशा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अफशा अंसारी पर हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं।